Good evening, friends. This is Manish Khandelwal. I have given my brief on the top left side, and the same can be gone through. Today's topic is work measurement with focus on most. तो फ्रेंड्स, वर्क दो टाइप का हो सकता है, एक तो रिपीटेटिव, एक नॉन रिपीटेटिव। तो जैसा कि नेम इसका सजेस्ट करता है, रिपीटेटिव वर्क है, एक ही काम को हम बार बार उसी काम को करें। नॉन रिपीटेटिव है जैसे कि सिविल वर्क है, एक टाइप का, एक प्रोजेक्ट का काम दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग होगा। या सिविल का काम मेंटेनेंस का काम है, जहाँ पे आज हम जिस टाइप से मेंटेनेंस कर रहे हैं, कल उसके स्टेप्स कुछ हो सकता है डिफरेंट हो। तो हम उन चीजों को आज यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल रिपीटेटिव वर्क को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले वर्क मेजरमेंट की अगर डेफिनेशन हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स टू एस्टैब्लिश टाइम टू कैरी आउट एन एक्टिविटी। किसी काम को करने के लिए हमें कोई समय उसका एस्टैब्लिश अगर हम करें तो वो वर्क मेजरमेंट में आएगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल है, हम इसमें अपनी मैन पावर की शेड्यूलिंग, वर्क की शेड्यूलिंग बेटर कर सकते हैं। हमें मालूम है इस काम को करने के लिए, इतने पीस बनाने के लिए इतने आदमी चाहिए मुझे, इतने घंटे के लिए मैं आराम से अपनी मैन पावर को शेड्यूल कर सकता हूँ। इंसेंटिव प्लानिंग भी हो सकती है इसमें, जैसे कि अगर कोई मैन पावर हमसे बोलती है कि ठीक है, इस 10 सेकंड के लिए नहीं, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिसको लगा के मैं इस 10 सेकंड की जगह इस पीस को 9 सेकंड में या 8.5 सेकंड में या 8 सेकंड में बना सकता हूँ। तो वी नीड टू मोटिवेट सच वर्कर्स एंड सच आइडियाज। तो हम लोग अपने इंसेंटिव प्लानिंग भी कर सकते हैं जिससे कि हमारे मैन पावर मोटिवेट रहे। नाउ टेक्निक्स, वर्क मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं? टोटल ब्रॉडली अगर हम देखें तो वर्क मेजरमेंट की दोस्तों 6 टेक्निक्स हैं। पहली तो हो गई हमारी स्टॉप वॉच की, मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक, टाइम स्टडी। किसी एक काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टॉप वॉच ले लेते हैं। काम स्टार्ट हुआ, स्टॉप वॉच दबा दिया, काम खत्म हुआ, स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। उसमें हम देख लेते हैं कितना हमारा टाइम लगा। तो ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है स्टॉप वॉच की, आज भी बहुत जगह यूज करते हैं लोग इसे। सेकेंड है सिंथेसिस। इसमें क्या है कि डेटा रिकॉर्डेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इज सिंथेसाइज्ड टू गेट बेटर पिक्चर। दैट मीन्स कि हमारा उसी टाइप का काम या तो पहले उसका डेटा होगा या कहीं और हो रहा होगा और हमारे पास उसका डेटा रिकॉर्डेड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बार बार उस काम को नहीं करेंगे, बार बार उसका डेटा नहीं लेंगे, उस डेटा को ही हम यूज करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे और फिर हम टोटल उसमें जो टाइम लगेगा उसमें टाइम को एस्टेब्लिश करने के लिए हम उस डेटा को यूज करेंगे। थर्ड इज द वर्क सैंपलिंग। वर्क सैंपलिंग में क्या है, इसमें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन नहीं होता। इसमें बीच बीच में जाकर देखते हैं हम कि ऑपरेटर काम कर रहा है या वर्कर काम कर रहा है या मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है। हम उसको, उन ऑब्जर्वेशंस को हम लेते हैं और उनको यूज करते हुए हम उसमें टाइम को एस्टैब्लिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर काम के लिए हमें कितना लगेगा। पीएमटीएस मैं अभी इसके बाद लूंगा नेक्स्ट स्लाइड से। जो नेक्स्ट है एनालिटिकल एस्टिमेशन। दिस इज बेसिकली, जैसे अभी मैं बोल रहा था, नॉन रिपीटेड टाइप जो वर्क होता है उसके लिए है, सिविल या मेंटेनेंस वर्क के लिए, तो हम उसको यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा, जैसा कि हमने पहले उस टाइप का कोई काम किया हुआ है, वो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। पहले हमने देखा था इस पीस को यहाँ से वहां ले जाने में इतना समय लगता है, वो मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। तो मैं उसको फिर बार बार उस चीज को दोबारा से उसका डेटा नहीं लूंगा, टाइम बचाने के लिए मैं उस डेटा को ही यूज करूंगा। तो दोस्तों ये मेरे पास 6 टेक्निक्स हैं जो हमारी वर्क मेजरमेंट में काम आती हैं। इसमें पीएमटीएस मैं अब डिस्कस करूंगा, बाकी 5 टेक्निक्स ये, इसमें ये 5 टेक्निक्स जस्ट जो मैंने आपको बताई हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया रहे कि 5 टेक्निक्स भी होती हैं, जबकि हमारा फोकस जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा पीएमटीएस पे। तो चलते हैं आगे पीएमटीएस पे। लेट्स कम टू पीएमटीएस, प्री डिटरमिन्ड मोशन टाइम सिस्टम। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, प्री डिटरमिन्ड टाइम। हर मोशंस का, ह्यूमन मोशंस का एक टाइम प्री डिटरमिन्ड है। So through this technique, time already established for basic human movement is used to calculate the standard time required to complete a specific task at a desired level of performance. तो कोई हमारे पास टास्क होता है,
उसको हम अलग अलग एलिमेंट्स में उसको ब्रेक करते हैं, एंड देन उसके बाद हम हर एक एलिमेंट का हम एक टाइम फिक्स है, मूवमेंट का है, टर्न का है, अप्लाई प्रेशर का है, इन सब का टाइम हमारा फिक्स है। तो जब हम किसी भी टास्क को उसको ब्रेक कर देंगे हम अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स में, और हर एक एलिमेंट का हमें पता है कितना कितना टाइम है, उसके हिसाब से हम उस टोटल टास्क का टाइम निकाल सकते हैं। विल जस्ट सी दी वन एग्जाम्पल ऑल्सो लेटर। So in this assumption is average time taken by humans for basic movement is practically same under a given condition। तो किसी दी हुई परिस्थिति में जो सभी जितने भी ह्यूमंस हैं उनका बेसिक मूवमेंट, चलने का, मूव, इसका टर्न का, प्रेशर लगाने का जो टाइम होता है वो एवरेज टाइम सबका सेम होता है। तो पीएमटीएस जो है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एमटीएम, मोशन टाइम मेथड। इसमें क्या है, मैनुअल ऑपरेशन इज ब्रोकन इनटू बेसिक मोशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। मैनुअल ऑपरेशन माइंड इट। तो इसमें जो हम लोगों का अगर किसी ऑपरेशन में कोई मशीन ऑपरेशन है तो वो एमटीएम से या वर्क स्टडी से उसको हम मेजर नहीं करते हैं। ओनली द मैनुअल ऑपरेशन इज ब्रोकन अपार्ट इनटू बेसिक मोशन रिक्वायर्ड। तो कोई भी काम को करना है तो उसमें मैनुअल ऑपरेशन क्या क्या होगा, चलेगा, हाथ सीधा करेगा, घूमेगा, बैठेगा, खड़ा होगा, तो हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देन अ प्री डिटरमिन्ड टाइम इज अलॉटेड, जैसा कि ऊपर बताया गया है प्री डिटरमिन्ड टाइम है वो हर एक मूवमेंट को अलॉट कर देते हैं टू ईच मोशन अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसमें बेसिक मूवमेंट क्या क्या है, 10 डिफरेंट कैटेगरी हैं। रीच, मूव, टर्न, अप्लाई प्रेशर, ग्रास्प, पोजीशन, रिलीज, डिसंगेज, आई फोकस एंड लेग मूवमेंट। लगभग सारे ही मूवमेंट जो हैं ह्यूमन के वो इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो इसमें आगे हम टेबल भी देखेंगे। हर एक जो मोशन का टाइम फिक्स है कि इसके लिए हमें अगर उसको इतना डिस्टेंस है तो उसको हम इतना टाइम देंगे। विल जस्ट स्टडी इट। सेकेंड इज मोस्ट, जिसको हम थोड़ा सा आज फोकस भी करेंगे। मेनार्ड ऑपरेटिंग सीक्वेंस टेक्निक। This was developed by Mr. Zandin and Mr. Menard in 1974। तो इसमें और MTM में जो डिफरेंस है, MTM में the elements are stand alone, केवल जो एक एलिमेंट है हम उसके पीछे ही काम करते हैं। Whereas in most the element of complete sequence of operations are addressed। जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो ऑपरेशन है हम उसके सभी सीक्वेंस को एड्रेस करते हैं। तो इसमें बेसिक मोशन क्या होते हैं मोस्ट में, एक होता है गेट, दूसरा होता है पुट और तीसरा होता है रिलीज। तो इसको हम आगे देखेंगे। मोस्ट डेफिनेटली इज सिंपलर मेथड देन एमटीएम। ये बताते हैं लोग करीब 30 गुना फास्टर है मोस्ट मेथड जो है, और एक्यूरेट भी बहुत है। कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले। किसी भी साइकिल टाइम के लिए क्या करते हैं, लोडिंग। किसी मशीन में कोई सामान लिया, हमने लोड कर दिया, उसके बाद उस मशीन ने प्रोसेस किया, उसके बाद हमने उसे हटा दिया, तो ये कंप्लीट साइकिल टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम एक पीस को एक ड्रिलिंग मशीन में लोड करते हैं तो जो लोडिंग टाइम है, हमने साइड से उठाया, उसे ड्रिल में लगाया, क्लैंप किया, वो लोडिंग हो गई। उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया, ड्रिलिंग चालू हो गई, इसकी ड्रिलिंग पूरी खत्म हुई, उसके बाद हमने उसको अनक्लैंप किया और अनलोड करके रख दिया। तो ये जितना भी हमारा पूरी साइकिल है, इसको ये हमारी साइकिल टाइम हुई। ये जो साइड में mm लिख रखा है हमने, जो मोस्ट है वो केवल लोडिंग और अनलोडिंग को ही एड्रेस करेगा, मशीन प्रोसेस को नहीं करेगा। हमने पहले भी देखा था कि जो भी हमारा ये एमटीएम है या मोस्ट है, ये एड्रेस करता है ह्यूमन मोशन को। तो मशीन प्रोसेसिंग में तो कोई ह्यूमन मोशन है नहीं, ह्यूमन मोशन है हमारा लोडिंग और अनलोडिंग में। तो साइकिल टाइम जैसा कि अभी बताया, लोडिंग प्लस मशीन प्रोसेसिंग प्लस अनलोडिंग। सो लोडिंग
प्लस मशीन प्रोसेस प्लस अनलोडिंग इज द कंप्लीट साइकिल टाइम। एक टर्म होती है कंटेंट ऑफ वर्क, उसमें क्या है, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्पेक्शन, वॉकिंग, तो जितना भी हमारा ह्यूमन एफर्ट है वो हमारा आ जाता है कंटेंट ऑफ वर्क में। तो जो हमारी मोस्ट स्टडी होती है वो केवल हमारी होती है कंटेंट ऑफ वर्क में, उसमें मशीन प्रोसेसिंग नहीं आती। इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेंगे। तो इसमें मोस्ट में हम लोग जो मेजर करते हैं वो करते हैं एमओपी, दिस इज मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। दिस इज बेसिकली इट शोज हाउ मच आवर मैन पावर इज यूज्ड, एंड दिस इज कंटेंट ऑफ वर्क डिवाइड पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, मतलब एक यूनिट को बनाने में हमें कितना काम करना पड़ा इनटू यूनिट प्रोड्यूस हमने कितनी की। तो ये तो हो गया हमारा टोटल कंटेंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, अगर उसमें 2 हैं तो 2 से करो, 3 है तो 3 से करो, 1 है तो 1 से करो, वो हो गया हमारा टोटल एमओपी। ये हो गया मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। So let's take an example on MTM, motion time method. So before we proceed, let's understand what TMU is. TMU is time measurement unit, and 1 TMU is equal to 0.036 seconds. You can understand the accuracy. And जितने भी यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं सारे के सारे TMU में हैं। तो अगर अब जैसे 2 TMU है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.036 सेकेंड से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.072. You can understand the accuracy. So let's take an example. Before that, of course, I have given 5 tables here, one for reach, motion, move, then grasp, position, and release. There are few more tables, 5 more tables. Of course, since in the example those tables are not used, so I have not given here. Those can be easily seen in the net. Now the example is, pick up a small paper bowl 20 inches away on a fixed location, hold it properly and put one piece of sweet in it. Right? So small paper bowl 20 inches away, distance 20 inches, and it is on a fixed location. It is given on a fixed location, and fixed location is A. So we come here, A 20 inches 13.1. So how do we write it? R reach 20A, and then its value is 13.1. Now after reaching there, what I will do, I will pick it up, उसको पकड़ लूंगा, ग्रास्प कर लूंगा. So small, medium, large object are easily grasped by hand. तो हम लोगों ने आराम से जो भी easily हाथ से ग्रास्प किया जा सके उसके लिए 1A है, G1A है. So here of course G1A 2 TMU वैल्यू इसमें दे दी. उसके बाद क्या होगा, उसको रीग्रास्प करेंगे. एक बार ग्रास्प किया, चाहे वो हो सकता है उल्टा हो, सीधा कर दिया उसे, उधर ठीक रीग्रास्प कर लिया उसे हमने, प्रॉपर्ली ग्रास्प हो जाए. सो G2, दिस इज 5.2. सो दिस इज 5.2. उसके बाद क्या करेंगे हम, मूव बॉल नियर टू यू, उसको हम अपने पास लेके आएंगे. अब हमारा वेट के साथ आ रहा है वो R20 M20, और मूव ऑब्जेक्ट टू अदर हैंड, हमने उसको, और अगेंस्ट दी स्टॉप, हम उसको लेके आए, हमने दूसरे हाथ में दे दिया, या एक जगह जहां के बस रुक गया, यहाँ पे अगेंस्ट दी स्टॉप हमने रख दिया उसे. तो इसकी वैल्यू हुई 19.2 M20. सो इट इज 19.2. उसके बाद हमने उसको पोजीशन सही कर लिया, जैसे कि हम उसमें स्वीट ठीक से डाल सकें. पोजीशन ठीक कर लिया. सो पोजीशन में क्या है हमारा, लूज पोजीशन है, सिमेट्रिकल है, इजीली हैंडल्ड, आराम से उसे हैंडल कर सकते हैं. इसकी वैल्यू कितनी है, 5.6. या मैंने डिफिकल्ट टू हैंडल वाले की वैल्यू नहीं दी है, जैसे कि पहले बताया, इसमें ये सब वैल्यूज अवेलेबल. तो ये इजी टू हैंडल में 5.6, इसको 5.6 दे दिया. और उसके बाद जब उसमें मिठाई डाल दी, उसके उसे रिलीज कर दूंगा मैं.
नॉर्मल रिलीज होगा वो, इसकी वैल्यू 2। सो एक बार दोबारा से बता देता हूं, 20 इंच दूर एक फिक्स लोकेशन पे बॉल था R20A, उसको मैंने पकड़ा RG1A2, उसको रीग्रास्प किया, दोबारा से ठीक कर से पकड़ लिया 5.2, उसको अपने पास लेके आया M20 19.2, उसके बाद उसे पोजीशन किया ठीक से जिससे कि उसमें मिठाई डाल सकूं P1SE 5.6 एंड उसके बाद उसे छोड़ दिया 2। इनको अगर मैं सब TMU को ऐड करता हूं 13.1 प्लस 2.0 प्लस 5.2 प्लस 19.2 प्लस 5.6 प्लस 2, इस सबको अगर ऐड करता हूं उसकी वैल्यू आती है 47.1 TMU। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.036 सेकेंड से, सो इसका जो टाइम आया मेरा, स्टैंडर्ड टाइम आ गया मेरा 1.69 सेकेंड्स। इसका मतलब एक अगर बॉल, मेरा पेपर बॉल 20 इंच दूर पड़ा है, उसको मैं अपने हाथ में लूं और उसमें अगर मिठाई अगर उसमें मेरे को डालनी हो, उसको रख देना हो, तो उसके लिए मेरे को स्टैंडर्ड टाइम 1.69 सेकेंड लगेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड आई हैव सेट। This is what the MTM study is. So let's understand MOST with an example. In MOST, we follow a sequence. Get the things, put it the place you want, and return back to the original condition. And it is in 3 categories. One, of course, is general move. Second is the controlled move, and then the movement of the tools or equipment. So it is fixed here. If there is a general move, then the sequence we need to follow is ABG for get, ABP for put, and then A is to return. A is the action distance, whatever distance we are traveling. Then B is the body motion. G is grasp or gain control. P is placement. Similarly, there are, M is movement control, X is process time, I is alignment. Then there are some other activities also where we need to consider surface treatment, which is denoted by S, or cutting, which is denoted by C. So depending upon the study we want to do, we need to use the symbols here. Then we have another table where the indexes are giving. These indexes are basically in MTM we had TMU, here we have index. Then once the study is done, then these indexes are changed, converted to TMU. Now what are these indexes? If we say A, B, G and P, this A is action distance. So for less than 2 inches, the index is going to be 0. Within reach, index is going to be 1. When I am not moving and the material is within reach, then it is 1. 1 to 2 is step 3, 3 to 4 is step 6, 5 to 7 is step 10, and it goes on like that. Similarly, body movement also, when there is no body movement, it is 0. Then if the body movement is there, then it is 3. Depending upon the body movement we are making, we need to give the indexes. Same for the gain control, same for the placement. Now we will just see the example, same example what we had taken for MTM. That was pick up a small paper bowl 20 inches away on a fixed location, hold it properly and get one piece of sweet in it. So first of all, I need to get a ball. So the ball is 20 inches away. 20 inches. So less than 2 inches, 0, but it is within reach. 20 inches is within reach, so it is 1. So what I will do, A is 1. I'll follow in, this is general move, so ABG, ABP, A. ABG, ABP, A. This is the sequence I'll follow. Get the ball is 1. No body movement, 0. Then I need to gain a control on this, so 1. Then I'm
uh, uh, bringing it closer to me. Again, is 1, no body movement, not putting anything, and return is 0. So how many total indexes? 1 here, 1 here, and 1 here. Total 3 indexes. Now on the suite I am going to touch the to grasp the suite. Then my hand movement is there, that is 1. Then I am going to grasp this suite. Then of course the grasp is 1. I am bringing it close to me. Again, A is 1. Then I am putting it into the bowl. P is 1 here. So total how many indexes? 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. And after the suite is put, I am keeping the bowl aside. So put is 1, total 1. Total how many indexes? 3 plus 4 plus 1, total 8 indexes. And when I am converting that index into TMU, I need to multiply that by 10. So either you multiply 8 by 10 or you multiply it individually, it comes to 80. Now when I am converting TMU into seconds, then I need to multiply it by 0.036 to get seconds. So 80 multiplied by 0.036 is 2.88 seconds. So this means for this particular activity, the standard time would be 2.88 seconds. So few takeaways in most studies are, one is of course we can know as to how much time our operators are engaged. That is the measure of performance. Content of work we can find out with this, and then we can know how much time our operators are engaged. So that is one of the biggest advantage with most, जिसे हम लोग MOP भी कह रहे थे, measure of performance. Then of course this is very helpful in work balancing. हो सकता है किसी एक ऑपरेटर का जो MOP है, जो measure of performance है, वो आ रहा हो 6 घंटे का, वो 6 घंटे बिजी, दूसरे का पता लगा वो 45 मिनट का आ रहा है. तो वी नीड टू बैलेंस द वर्क. जो 45 मिनट वाला है उसको हम कैसे काम दें, क्या काम दें, सो दैट ही कैन बी यूटिलाइज्ड बेटर. Then what and where are the opportunities for improving the productivity? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कहाँ पे हमारे पास ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे किसी का एंगेजमेंट आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे ही है, तो हमें उसको काम देना पड़ेगा. we need to load him more, and of course automatically our productivity is going to increase. Then unnecessary movement of operators can be found out by videography. This is very important. See, in most we are catching the distance travel or work done by the operator, or the body movement made by the operator. Suppose an operator is unnecessarily going to say 10 meters every time, bringing something from there, then bringing it, keeping it here, again going there 10 meters away, again bring that material here. So as per the most, he is very busy because he is making a move. So in this case, what we can know that this is unnecessary. When we are having videography done for most, we'll say, yeah, this is unnecessary. Why is he making this movement? So these things can be avoided. Unnecessary movement of the operators can be avoided. So most is very, very useful in our industry. Unfortunately, I have not seen many people using it, but this is very useful and very, very effective one. So today on work measurement, I think this is sufficient. If anyone has any doubt, please let me know. Any question, please let me know. I'll be very happy to solve those questions. And
Thank you. This is all I wanted to share on work measurement. If anyone has any question, please don't hesitate to contact me. And if you like, then please subscribe my channel if not already done. Thank you very much. Thank you.